नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज़ हिंदी पर और आप सभी इस वक़्त हमारा शो देख रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप प्रेजेंट्स दिस टॉक शो। और आज हमारे साथ हमारे इस शो में एक स्पेशल गेस्ट हैं। आप इन्हें बेहतर तरीके से जान सकते हैं मिर्ज़ापुर 3 के सीएम साहब के पीए के नाम से। और आप इन्हें रियल लाइफ़ में रोहित तिवारी के नाम से जान सकते हैं। सर कमाल के एक्टर हैं और इनका जो एक्टिंग है, आप जब मिर्ज़ापुर 3 देखेंगे तो उसमें कमाल की इन्होंने एक्टिंग की है, इसके अलावा ये थिएटर करते हैं। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस टॉक शो में। Thank you so much. Thank you for having me. सर सबसे पहले तो आप कैसे हैं और मिर्ज़ापुर 3 के रिलीज़ होने के बाद से लोगों का कैसा रिएक्शन मिल रहा है? मैं बहुत बढ़िया हूँ और जब से मिर्ज़ापुर 3 रिलीज़ हुआ उसके बाद से और जिसको बोलते हैं कि सेवेंथ स्काई पे, सेवेंथ हेवन पे हूँ। बिकॉज़ बहुत अच्छा रिएक्शन मिल रहा है, सबको पसंद आ रहा है। मेरे काम को लोग नोटिस कर रहे हैं, तो वो और भी अच्छी फीलिंग होती है कि ना सिर्फ़ सीरीज़ पसंद की जा रही है, लेकिन आपके काम को भी नोटिस किया जा रहा है। तो दोनों चीज़ें एक तरीके से जिसे बोलते हैं सोने पे सुहागा। तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि कुछ अच्छा काम किया है जो कि लोगों को पसंद आ रहा है। जी सर, क्योंकि जो सीरीज़ है सिर्फ़ सीरीज़ की ही समय भौकाल नहीं मची हुई है, स्पेशली सीरीज़ के जो किरदार हैं, उन्होंने कमाल का अभिनय किया और चारों तरफ जो एक्टर्स हैं उन्होंने भौकाल इस समय काट रहे हैं सीरीज़ के ज़रिए। उनमें से एक है रोहित सिर्फ तिवारी सर जो इन्होंने इस सीरीज़ में सीएम साहब के पीए का किरदार यानी कि पीए आनंद का किरदार इन्होंने इस सीरीज़ में निभाया है। सर आप सीज़न 2 में भी थे और सीज़न 3 में भी आपने ये आनंद का किरदार है उन्होंने आप उस चीज़ को आपने निभाया है। तो सीज़न 2 से लेकर सीज़न 3 तक का जो सफ़र था ये आपका कैसा रहा और इसका एक्सपीरियंस सर आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार रहा, बहुत टैलेंटेड और अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिला, उनके साथ काम करने का मौका मिला। बहुत कुछ सीखने को मिला बिकॉज़ जैसा कि आप जानते हैं इस सीरीज़ में जितने एक्टर्स हैं, जितने कलाकार हैं, छोटे से छोटा एक सीन का कोई एक्टर हो या कोई मेन लीड में जो इतनी सारी एन्सेम्बल कास्ट है, बड़े-बड़े एक्टर्स हैं, सब बहुत प्रोफ़ेशनल, बहुत मंझे हुए कलाकार अपने काम में माहिर हैं और सबसे बहुत सीखने को मिला। जो डायरेक्शन टीम पूरी थी, गुरु थे, फर्स्ट सीज़न में उनके साथ मिहिर थे, सेकंड सीज़न में आनंद, फिर सौरभ शुक्ला और बाकी सारी जो डायरेक्शन टीम रोहित बाबू अ, सब लोग बहुत ना सिर्फ अपने काम में माहिर हैं लेकिन बहुत प्रोफेशनल भी हैं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं। हमारे जो डीओपी हैं संजय सर, जिनको हम लोग प्यार से बाबा बोलते हैं, वो, उनकी पूरी टीम, हमारे साउंड वाले अभिषेक, अ, सब लोग मतलब इतने सारे लोग हैं कि मैं अगर नाम लेने जाऊँगा तो आधा टाइम उसी में निकल जाएगा। लेकिन जो पूरी टीम है, वो लोग ना सिर्फ प्रोफेशनल है काम को लेके लेकिन बहुत अच्छे इंसान भी हैं। तो सीज़न 2 में पहली बार उनसे मिला और फिर सीज़न 3 में जब वापस मिले तो ये बिल्कुल वैसा था जैसे पुराने दोस्तों से मिलते हैं और आप फिर एक लंबी ट्रिप पे निकलते हैं। तो पुरानी यादें भी ताज़ा हो रही होती हैं और नई मेमोरीज़ भी बन रही होती हैं। तो मेरे साथ तो वही रहा, काम मुझे नहीं लगा कि मैं काम कर रहा था, मुझे ऐसा लगा कि मैं बस छुट्टियाँ मना रहा था और एन्जॉय कर रहा था। तो सर जो ये नहीं कहा जाता है जब पुराने दोस्तों से दोबारा मुलाकात होती है, तो यादें बहुत सारी क्रिएट हो जाती हैं। तो कोई ऐसा यादगार मोमेंट जो इस सीज़न के दौरान रहा हो, जो आपको अभी तक याद हो? मोमेंट्स तो बहुत सारे थे मतलब बेसिकली जब आप वो काम कर रहे होते हो जो जिसमें आपको मजा आता है, जैसे एक्टिंग जो मैंने चूज किया एज अ प्रोफेशन, जो पहले एक हॉबी था, फिर पैशन हुआ, फिर प्रोफेशन हो गया। तो अपने आप पहली चीज तो ये रहती है कि आप कुछ भी कर रहे हो, आप एक सीन बोल रहे हो और सीन नहीं बोल रहे हो, खाली खड़े हुए हो, तो भी बहुत मजा आता है। और जब मिर्जापुर जैसी सीरीज में काम करने का मौका मिले जो इतने अच्छे से लिखी गई है, इतने अच्छे से बनाई गई है, तो आई थिंक हर मोमेंट यादगार हो जाता है। जब पहली बार मैं अपनी टीम से मिला था जब सीज़न 2 में, तो थोड़ा-सा हिचक तो नहीं बोलूँगा बट एक, क्योंकि नए-नए मिले थे, सीज़न 1 ऑलरेडी हो चुका था। लेकिन जब सीज़न 3 में आए, वापस शूट करने के लिए, तो ऐसा लगा कि अरे अपना घर है, चलो वापस शुरू हो जाते हैं। तो पूरा पूरा का पूरा जो माहौल था वही इतना यादगार था कि मतलब ऐसे कोई ऐसा स्पेशल मोमेंट नहीं था कि भाई इस मोमेंट पे खाली ऐसा लगा। शुरू से लेके एंड तक हर समय हर चीज़ जो ऐसी थी वो इतनी मज़ेदार थी
कि पूरी 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 जो जर्नी रही है, मतलब सेकंड सीजन को शूट करने की, थर्ड सीजन को शूट करने की, टोटल मिलाकर ऑलमोस्ट 100-200 दिन का जो काम, जिसमें से मैंने जितने दिन भी काम किया, वो हर दिन जो है वो एक यादगार है, बिकॉज़ हर दिन में कुछ नया सीखा, कुछ नया किया, कुछ मस्ती की। सो मैं मेरे लिए एक मोमेंट को पॉइंट आउट करना थोड़ा-सा डिफिकल्ट है इस वक़्त। ओके सर। सर यह जो सीज़न में आपने सीएम के पीए का किरदार निभाया है, पीए आनंद का, तो इस किरदार से आपने खुद को कनेक्ट कैसे किया? क्योंकि जो पूरा किरदार है इसमें कहा जाए तो जो बातें हैं वो कम हैं, लेकिन एक्सप्रेशंस और जो बाकी स्टैंड होने को लेकर जो बातें हैं, तो इस चीज़ से आपने खुद को कनेक्ट कैसे किया? क्योंकि जो किरदार है अपने आप में एक रहस्यमय किरदार है, मिस्टीरियस किरदार है, तो इस चीज़ से आपने खुद को कनेक्ट कैसे किया? काफ़ी कुछ मुझसे मिलता-जुलता था, क्योंकि बहुत कम बोलता है। मेरी भी जनरली जब तक मैं अपने बहुत क्लोज़ लोगों के साथ या जिनके साथ मैं खुल जाता हूँ, नहीं रहता हूँ, तो मैं बहुत कम बात करता हूँ। ज़्यादातर मेरे जो रिएक्शंस रहते हैं या जो मेरा कन्वर्सेशन है वो एक्सप्रेशन से ज़्यादा होता है। तो उस मामले में मेरे लिए ईज़ी रहा, बिकॉज़ मेरे से रिलेटेबल मैं काफ़ी रिलेट कर पा रहा था उस किरदार से, कि सुनता सबकी है, बोलता कम है। लेकिन अपने जब बहुत खास लोग रहते हैं उनके बीच में मैं खुल जाता हूँ। इस किरदार का अभी तक हमने वो वाला एस्पेक्ट नहीं दिखाया है। ऐसा कोई ग्रुप या ऐसा कोई कैरेक्टर जिनके जो उसके बहुत ज़्यादा खास हों और जिनके साथ वो खुलता हो, तो वो पार्ट अभी तक हमने नहीं दिखाया है। तो अगर वो आता है आगे, तो फिर ऑब्वियसली वो एक नया आयाम उसका चरित्र के साथ, एक एक नया डायमेंशन उस कैरेक्टर के साथ जुड़ेगा, कि भाई इस सिचुएशन में वो कैसे बिहेव करता है। लेकिन जब तक वो नहीं था, तब तक मेरे लिए काफ़ी चीज़ें आसान थी, बिकॉज़ मेरे से जैसा ही कम बोलने वाला किरदार था। लेकिन हाँ, एक और ये चीज़ थी कि अ, वो पहले सीएम के साथ, फिर सीएम की बेटी के साथ, जो कि अब सीएम हैं, शुरू जी, से जुड़ा हुआ है। तो जो एक पॉलिटिकल जर्नी जो है, जो राजनीति जो चल रही है, स्टेट को कैसे चलाया जा रहा है, उसमें कहीं न कहीं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व्ड है। जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, वो उन डिसीजंस का पार्ट है, उसको मालूम है कि क्या हो रहा है। तो ये सारी बातें जानते हुए कई बार सिर्फ़ इशारों से गाइड करना, बिकॉज़ जो सीएम माधुरी यादव हैं, वो उनके फादर के साथ मैं काम कर चुका हूँ, और अब वो हैं, तो कहीं न कहीं उनका एक्सपीरियंस उतना नहीं है जितना सीएम साहब का था। लेकिन क्योंकि मैं सीएम साहब के साथ काम कर चुका हूँ, तो मुझे उनके काम करने के तरीके मालूम हैं। तो वो कुछ-कुछ नुआंसेस जो थे, कि किसी तरीके से, कि भाई सीएम है, उस पद की गरिमा रखते हुए भी उनको ये बताना, या खाली एक इशारा दूर हल्के से कर देना कि भाई नहीं, ये सही डिसीजन आप ले रही हैं या सही डिसीजन नहीं ले रही हैं। तो वो जो छोटे न्यूएंसेस थे, उन पे थोड़ा-सा काम किया, स्क्रिप्ट को पढ़ा अच्छे से। ना सिर्फ मेरे और मेरे सीन्स को पढ़ा, लेकिन जो-जो कैरेक्टर मेरे सीन्स में आ रहे थे, उनके सीन्स को भी पढ़ा, कि वो लोग अ, इस सीन में अगर आ रहे हैं, तो उनकी क्या जर्नी है, किस रीज़न से आ रहे हैं, या इस सीन के बाद वो कहाँ जा रहे हैं। तो उस डिटेलिंग को पढ़ने के बाद, मतलब उस सारी जो फ्लो था उसको पढ़ने के बाद, छोटा-मोटा कुछ काम किया उसके ऊपर, कि भाई इस चरित्र के प्रेज़ेंस के दौरान ऐसा बिहेव करना है, या इस चरित्र के प्रेज़ेंस के दौरान ऐसा बिहेव करना है। तो थोड़ी-सी डिटेलिंग अपनी तरफ से की, काफ़ी सारी हेल्प डायरेक्टर गुरु आनंद और डायरेक्शन टीम ने की, और उस तरीके से मिल-जुल के ये किरदार को जितना अभी तक बनाया है, वो इस तरीके से ही बनाया है। जी, जी सर। मिर्ज़ापुर के दूसरे और तीसरे सीज़न के बाद से ही चर्चाएँ तेज़ हो गई हैं कि जो पीए आनंद का किरदार है, उसे बढ़ाया जाए और थोड़ा उन्हें और भी कुछ कमान दी जाए कि अब ऐसा कहा जाने लगा है सीज़न 3 के दौरान ही कि अब जो सीएम का सारा कुछ डिसीजन है वो अब उनके पीए के द्वारा लिया जा रहा है, पूरी कमान तो उनके हाथ में है। तो इसको थोड़ा और डिटेल में दिखाया जाए तो अब सीज़न 4 को लेकर यह बातें अभी से शुरू हो गई हैं, हालाँकि सीरीज़ को आए हुए भी कुछ ही दिन हुए हैं कि सीज़न 4 कब आएगी? यह सवाल सबके मन में चल रही है, तो हमारे मन में भी यह सवाल था तो सोचे कि हम आपसे आज पूछें, सर सीज़न 4 कब आएगी? देखिए, हर अच्छी चीज़ को बनने में थोड़ा टाइम लगता है। तो वो इंतज़ार जो है वो तो रहेगा।
क्योंकि पहले उसकी राइटिंग होगी, फिर उसके बाद उसके ऊपर चर्चा होगी, फिर इसको फाइनल किया जाएगा, स्क्रिप्ट को फाइनल शेप दिया जाएगा। उसके बाद फिर बाकी जो काम रहते हैं, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट, काफी सारी प्रोसेस रहती है, तो वो सारी चीजें की जाएंगी। तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि आप लोगों ने, सारे ऑडियंस ने फर्स्ट सीजन, सेकंड सीजन, थर्ड सीजन तीनों को बहुत प्यार दिया है। और चौथा सीजन जो आएगा उसको भी आई एम श्योर आप लोग उतना प्यार देंगे, और जितना इंतजार आपने सीजन 2 के लिए किया था, सीजन 3 के लिए किया था, उतना ही इंतजार अगर आप उतने ही प्यार के साथ करेंगे तो आई एम श्योर कि सीजन 4 और बेटर होके कुछ बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे कहते हैं इंतजार का फल मीठा होता है, तो वो इंतजार तो करना पड़ेगा। अभी टाइमलाइन या एग्जैक्ट टाइम बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तो सीजन 3 को रिलीज हुए भी 2 हफ्ते पूरे नहीं हुए हैं। जी, तो जी। अभी से इस बात का कयास लगाना काफी मुश्किल है। बट आई एम श्योर जो इंतजार का फल रहेगा वो बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत एंटरटेनिंग रहेगा। क्योंकि सर ये जो 4 साल का गैप रहा मिर्ज़ापुर 2 और 3 के बीच, तो लोग 4 साल हम्म। से सीरीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि इसका तीसरा सीज़न कब आएगा, जो फाइनली आ गया है। लेकिन 4 को लेकर अभी से सभी लोग शुरू हो गए हैं, चर्चाएँ तेज़ हो गई हैं। लेकिन सर हम आपसे जानना ही चाहेंगे कि इस सीरीज़ को बनने में कितना वक़्त लगा, सीज़न 3 जो ये सीरीज़ है, हालाँकि गैप तो 4 साल का था। देखिए तकरीबन 4 साल, मतलब आई थिंक सीजन 2 2020 में शायद रिलीज हुआ था ना, 20 नहीं जी, सर। 2020 में, हाँ। देखिए 1 साल से ऊपर का ही टाइम लगा स्टार्ट से लेके एंड तक, बिकॉज होता क्या है, ऐसी जो सीरीज, मिर्जापुर जैसी जो सीरीज रहती हैं, उनका एक बहुत ज्यादा टाइम जो दिया जाता है वो स्क्रिप्टिंग पे दिया जाता है। क्योंकि इतने सारे एपिसोड, इतने सारे किरदार, स्टोरी ऑलरेडी 2 सीजन से होके आ रही है। तो जो स्टोरी जहां से आ रही है, जब नई स्टोरी है तो कई सारी चीजें हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन जब हम ऑलरेडी 1-2 सीजन में जा चुके हैं तो हर किरदार का एक ग्राफ बन चुका है, स्टोरी लाइंस बन चुकी हैं सबकी। तो उन सब का ध्यान रखते हुए अगर कोई नए किरदार आ रहे हैं तो उनको इनके साथ जोड़ना, तो ये एक काफी एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। राइटिंग का अपने आप में एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, और जब राइटिंग हो जाती है उसके बाद फिर बाकी शूटिंग वाला जो एलिमेंट है वो आता है, जो अपने आप में काफी टाइम लेता है, क्योंकि सिर्फ शूटिंग नहीं रहती, उसके बाद साउंड है, स्पेशल इफेक्ट्स हैं, कलरिंग है, बहुत सारी एडिटिंग में ही अपने आप में काफी टाइम लग जाता है। जब इस सीजन में जैसे 10 एपिसोड्स थे, तो दस जी, एपिसोड और हर एपिसोड ऑलमोस्ट ये माने कि 40 मिनट से 50 मिनट या ऑलमोस्ट 1 घंटे के करीब का हो जाता है। तो 10 एपिसोड आप मानिए, अगर एक मोटे तौर पे कहूँ तो 10 घंटे। तो 10 घंटे का कंटेंट, यानी आज के अगर हिसाब से हम बोले तो एक नॉर्मल फिल्म जो रहती है वो तकरीबन 2 घंटे की होती है। जी, जी, तो सर। आपको 5 फिल्में बनानी है, अगर टाइमिंग के हिसाब से हम बोले तो आप 5 फिल्में बना रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि 5 फिल्मों को बनाने में कितना टाइम लगता है। तो उस हिसाब से ये ऐसी जो सीरीज रहती है उनमें भी टाइम काफी लगता है, और काफी मेहनत की जाती है हर एस्पेक्ट पे। तो 1 से 1.5 साल के बीच का समय में, अगर एक बहुत रफ, मुझे एग्जैक्टली राइटिंग का पार्ट नहीं मालूम है कब से शुरू हुई थी और कब तक हुई थी, लेकिन एक अंदाजन अगर मैं कहूँ कि जब पहली बार ये चर्चा हुई कि चलिए अब सीजन 3 की बातचीत हुई, कॉल आए कि भाई ये के आसपास हम शुरू करेंगे शूटिंग, ये चीजें जब डिटेल्स हमें दी गई, और जो अभी जो फाइनल आपके सामने आए हैं, तो ये तकरीबन 1 से 1.5 साल का समय तो इसमें ऑलरेडी लग चुका है। तो जी, जी। ये वही है बेसिकली। क्या होता है ना, जैसे कोई भी पेड़ जो रहता है उसमें फल फूल जो भी आते हैं वो सीजन पे सीजन आते हैं। आम गर्मी में आ गया, अब आम आपको बहुत पसंद आया, आपने बहुत खाया भी, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो आम खत्म हो जाता है, वो आपको अगली गर्मी तक उस आम का इंतजार करना ही पड़ता है। तो ये बिल्कुल वैसा है कि इस सीजन के बाद अगला सीजन, उसके बाद अगला सीजन, लेकिन वो एक जो टाइम, नेचुरल एक टाइम जो लगता है वो तो लगता ही है। तो जी, बट जी, हाँ, आई ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल तो लग ही गया था इसको कंप्लीट करने में। आई एम जी, श्योर जी। कि जो मेकर्स है वो ट्राई कर रहे हैं कि अगला जो सीजन है वो जल्द से जल्द आ जाए, और उसके लिए बहुत जल्दी काम शायद शुरू हो गया होगा या होने वाला होगा, वो मुझे नहीं मालूम है। बट आई एम श्योर कि बहुत जल्दी ही इसके बारे में बातचीत होगी, और अगले सीजन की कुछ सुगबुगाहट हमें सुनने को मिलेगी। लेकिन अभी तो सीजन 3 को ही एंजॉय कर रहे हैं हम लोग, बार बार देख के,
जो चीज़ें अच्छी हैं वो भी देख रहे हैं, अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ये सही नहीं था, इसमें ठीक करना है। एज़ एन एक्टर अपने पर्सनल काम के लिए हम लोग बार-बार अपना काम तो देख ही रहे हैं, दूसरे को-एक्टर्स के साथ भी डिस्कस करते हैं कि भाई यार ये सीन हम लोगों ने जब किया था लेकिन अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि म्यूज़िक भी आ गया है ऐसे। तो ये चीज़ें चल रही हैं, पर हाँ, टाइम तो लगता है इन चीज़ों में। बिल्कुल सर। सर मिर्ज़ापुर के लिए आपकी कास्टिंग कैसे हुई? मुझे कास्टिंग में जिन्होंने कास्टिंग की है उनके ऑफिस से कॉल आया था कि ऐसा-ऐसा एक सीरीज़ है और उस समय फर्स्ट सीज़न आ चुका था मिर्ज़ापुर का और मैंने भी देखा था, तो मुझे भी पसंद आई थी, बहुत पसंद आई थी और बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी बिकॉज़ उस समय तक हमने इस तरह का कंटेंट इंडिया में नहीं देखा था किसी भी मीडियम पे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा था जब मुझे पता लगा कि भई इसके लिए आया तो मैं बहुत एक्साइटेड हुआ कि अरे! इस सीरीज़ में तो काम करना ही है और फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ऐसा-ऐसा कैरेक्टर है। फिर मुझे स्क्रिप्ट भेजी, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मैं उनके ऑफ़िस गया, वहाँ पे मैंने ऑडिशंस दिए, 2-3 अलग-अलग टेक्स उन्होंने लिए। फिर वो ऑडिशन आगे फॉरवर्ड किए गए और वहाँ से फिर जब अप्रूवल आया तो फिर मुझे बताया गया कि भई सिलेक्शन हुआ, फिर हम लोगों ने बाकी डिटेल्स डिस्कस की। तो जो टिपिक बिल्कुल एक जो तरीका होता है कि आप कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास अपना प्रोफाइल भेज के रखते हैं, आपको वहाँ से कॉल आता है, आप अपना ऑडिशन देते हैं, ऑडिशन आगे डायरेक्टर को और बाकी टीम को फॉरवर्ड किया जाता है, अगर उनको पसंद आता है तो फिर चीज़ें आगे बढ़ती हैं। बिल्कुल उस तरीके से मेरी कास्टिंग। जी, जी सर। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे सीज़न के दौरान सबसे फ़ेवरेट डायलॉग आपका कौन-सा रहा? मेरा पर्सनल या किसी भी कैरेक्टर का? सर आपका अपना पर्सनल। मेरे देखिए मेरा जो कैरेक्टर है उसमें ऐसे बहुत ज़्यादा पंच वाले या ऐसे डायलॉग जिसको बोलते हैं कि जिन पे तालियाँ मिले या जो स्टाइलिश हो वैसे बहुत ज़्यादा डायलॉग्स हैं नहीं। अम, मुझे लगता है मोर देन डायलॉग मेरे जो रिएक्शंस कुछ चीज़ों पे रहे हैं, मुझे वो पसंद आए बिकॉज़ वो एक सिचुएशन जैसे एक सिचुएशन है जब ज़रीना जो है वो म्यूज़िक वीडियो बनवा रही हैं सीएम के साथ। और जी, जी। वहाँ पे फिर वो सीएम को बुलाती है कि चलिए अब आपको ऐसे-ऐसे एक्शन करने हैं और वहाँ जो एक मैं बैठा हूँ कि भाई ये कहाँ फँस गया हूँ मैं, क्या चल क्या रहा है ये? जो आदमी है उसको पीए को भी समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये सीएम जो इस तरह का कर रही हैं, डांस और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो वो एक सिचुएशन थी जो मुझे मज़ेदार लगी कि जहाँ पे जो मेरे रिएक्शंस हैं कि वो एक जो आदमी प्रॉपर अ, कन्वेंशनल तरीके से पॉलिटिक्स कर रहा है या पॉलिटिशियंस के साथ रहा है। सडनली ये जो न्यू एज पॉलिटिक्स है जिसमें इंस्टाग्राम के लिए रील्स बनाई जा रही हैं या सोशल मीडिया पर पॉपुलर करने के लिए चीज़ें की जा रही हैं। तो वो जो एक रिएक्शन वहाँ पे है वो मुझे बड़ा मज़ेदार लगा। जो एक थप्पड़ वाला सीन है जिसमें मुझे थप्पड़ पड़ता है बिकॉज़ उसमें टेक्निकली हमने बहुत सारी चीज़ें की हैं। जो चश्मा था वो गिर नहीं रहा था थप्पड़ मारने पे। तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ ट्रिक्स लगाई कि वो चश्मा किसी तरह से गिरे क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं मूवीज में जब थप्पड़ या फाइटिंग का होता है तो सही में तो मारा जाता नहीं, जी, हाथ को जी दूर सर। से ले जाया जाता है। अब उसमें रिस्क था कि अगर सिर्फ चश्मे पे हाथ मार रहे थे तो वो बार बार टकरा रहा था। तो फिर कुछ दिमाग लगा के उसमें कुछ धागा-वागा बाँध के मेरे हाथ में रख के मैंने ही उसको एक तरीके से साइड से जैसे ही मुझे थप्पड़ का एक्शन हुआ साथ में खींचा, वो नीचे गिरा। तो वो एक्टिंग वाइज़ नहीं था बट वो टेक्निकली जो सारी चीज़ें वो जो पूरा प्रोसेस किया उसको करने का, वो बड़ा मज़ेदार था कि अगर कोई बिहाइंड द सीन्स देख रहा होगा तो आपको लगता है बड़ा इंटेंस सीन चल रहा है और पता नहीं कैसे मूड में होंगे एक्टर्स और यहाँ मेरे चश्मे से एक धागा है, जो मैं दूसरे हाथ से छुपा के पकड़े हुए हूँ। उधर से मैं चलता हुआ भी आ रहा हूँ, जैसे ही वो सामने से होम मिनिस्टर आते हैं, उनसे बातचीत भी कर रहा हूँ। जिस पॉइंट पे उन्होंने थप्पड़ मारा, मैंने धागा खींचा, वो चश्मा नीचे गिरा। तो टाइमिंग और ये सारी चीज़ें तो अगर सही तरीके से हो जाती है, तो इसमें बड़ा मज़ा आता है। तो मुझे इस ये भी करने में बड़ा मज़ा आया मतलब अ, बेसिकली सेट पे जब आप पहुँच जाते हो और अगर आपको एक्टिंग में मज़ा आता है, तो फिर आप कुछ भी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, अगर आप कैमरे के सामने खड़े हो, तो हर चीज़ मज़ेदार हो जाती है। कमाल का है सर। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि हालाँकि आप कभी अभिनय के क्षेत्र में आना नहीं चाहते थे शुरुआत से, जहाँ तक मैंने आपके बारे में सुना है। लेकिन आप अभिनय के जी। क्षेत्र में आए, तो इसके पीछे की पूरी स्ट्रगल की स्टोरी, पूरी कहानी क्या है सर? आप शुरुआत में आना नहीं चाहते थे, लेकिन अभी अभिनय के क्षेत्र में हैं। नहीं, मेरा आना नहीं चाहते थे ऐसा नहीं था कि मतलब सी बेसिकली देखिए मैं मुंबई से हूँ नहीं, मैं इंदौर से हूँ मध्य प्रदेश में। जहाँ जी, जिस समय हम लोग कॉलेज से पास हुए उस समय थिएटर का भी बहुत
छोटा-मोटा सीन था, बहुत ज़्यादा मुझे मालूम भी नहीं था। मुझे एक्टिंग लाइन में कभी इंटरेस्ट नहीं था, तो आना नहीं चाहते इस सेंस में था कि मैंने एज़ अ करियर ऑप्शन या एज़ अ हॉबी या एज़ अ टाइम पास एक्टिंग को लेके कभी मैंने कुछ सोचा ही नहीं था। बहुत सारे अलग-अलग प्रोफ़ेशंस जो थे, जो मैंने ट्राई किए, अलग-अलग तरह के जॉब्स किए। लेकिन हो ये रहा था कि उनमें मज़ा मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा था। मैं मतलब जब आप काम करते हो तो आप सोचते हो कि भाई ये मुझे कितने साल करना है या मैं कब तक कर पाऊँगा। तो मैं अपने आप को लाइफ लॉन्ग उस पर्टिकुलर फील्ड में काम करते हुए नहीं देख पा रहा था। जैसे मैंने ग्राफ़िक्स, मल्टीमीडिया, एनिमेशन, एडिटिंग इसका कोर्स किया, उसके बाद काफ़ी साल तक पढ़ाया ये सब स्टूडेंट्स को। साथ में मैं मल्टीमीडिया प्रेज़ेंटेशंस बनाने का काम, 3D एनिमेशन का काम ये करता था। मैंने जी, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में सेट डिज़ाइनर एज़ अ सेट डिज़ाइनर भी काम किया। काफ़ी बड़े इवेंट्स के सेट्स वगैरह डिज़ाइन किए। लेकिन उस समय उस पर्टिकुलर शॉर्ट पीरियड के लिए बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन लॉन्ग टर्म में अपने आप को नहीं देख पा रहा था। तो इस तरह के अलग-अलग काम करते हुए फिर वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, जो मैं ये एनिमेशन और मल्टीमीडिया पढ़ाता था, उसमें मेरी एक स्टूडेंट थी। उसने मुझे सजेस्ट किया कि एक वर्कशॉप हो रहा है थिएटर का, आप जाइए, आपको मज़ा आएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो एक दिन होके आई। तो जी, मेरे पास उस समय टाइम रहता था, तो मैं चला गया वर्कशॉप करने की, चलिए देखते हैं क्या है। और मुझे इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने वो वर्कशॉप कंप्लीट की। उसके बाद फिर मैंने थिएटर ग्रुप जॉइन कर लिया। मैं थिएटर करने लगा, फिर धीरे-धीरे उसमें मज़ा आने लगा मुझे, कि मुझे लगा यार ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है। और धीरे करके फिर मैं इंदौर में ही अपने कुछ दोस्तों के साथ हमने अपना एक थिएटर ग्रुप बनाया। कुछ नाटक खुद लिखे हुए थे छोटे-मोटे, उनको स्टेज करना चालू किया। तो एक पॉइंट के बाद फिर लगा कि नहीं यार, ये चीज़ जो है ये लाइफ लॉन्ग की जा सकती है, इसमें मज़ा आ रहा है। और फिर उसके बाद फिर फाइनली फिर मैंने रियलाइज़ किया कि यार अगर लाइफ लॉन्ग ये काम करना है, एक्टिंग करनी है, तो ये मैं बात कर रहा हूँ 2007-2008 की। तब सारा जो एक्टिंग और फ़िल्म मेकिंग और ये सारी इंडस्ट्री थी, ये मुंबई में ही कंसंट्रेटेड थी। तो मैंने कहा जी, अगर इसी लाइन में काम करना है, तो फिर वहीं चलते हैं जहाँ ये सारा काम हो रहा है। तो फिर अपना जॉब वॉब से रिज़ाइन करके 2008 में मैं मुंबई आ गया और फिर एक्टिंग लाइन में अपना काम शुरू किया। पहले काम ढूँढा, साथ में थिएटर करता रहा और धीरे-धीरे छोटे-मोटे रोल करते हुए किसी सीरियल में 1 सीन का कैरेक्टर मिला, किसी में 2 सीन का मिला, ऐसे धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते बीच में फ़िल्म मिली 2009 में, धोबी घाट जो कि डेब्यू फ़िल्म थी वो की, फिर उसके बाद और किसी फ़िल्म में काम मिला। ऐसे करते-करते फिर धीरे-धीरे वो जर्नी जो थी वो शुरू हुई। 2012 में मैंने क्राइम पेट्रोल शुरू किया, उसके बाद से जर्नी जो थी वो मतलब फुल थ्रॉटल चालू हो गई और प्रॉपर फिर एक्टिंग फ़ील्ड में ऐसा हुआ कि रेगुलर मैं काम करने लगा। बट मैं जो मैं मेरा थिएटर ग्रुप है, मेरे साथ काफ़ी सारे यंग लोग जुड़े हुए हैं। मैं उनको भी ये चीज़ समझाता हूँ कि मैं आई डोंट लाइक टू यूज़ द वर्ड स्ट्रगल। स्ट्रगल नहीं है, इट इज़ अ लर्निंग। इट इज़ अ लर्निंग, इट जी, इज़ अ प्रोसेस जिससे आपको गुज़रना पड़ता है। एक प्रोसेस रहती है कि आपको उससे गुज़रना पड़ता है। किसी के लिए हो सकता है कि इनिशियल टाइम बहुत कम रहे कि आप पहुँचे और आपको फटाक से एक अच्छा-सा काम मिल गया। लेकिन उसके बाद भी आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप कई सारे स्टार्स की जर्नी भी देखें कि उनकी पहली फ़िल्म सुपर डुपर हिट हो गई। लेकिन उसके बाद देयर वाज़ ऑलवेज़ अ पीरियड ऑफ 5-6 साल जहाँ उनका भी एकदम से डिप आया। देन उसके बाद अगर वो कंटिन्यू कर पाए, जो लोग उस डिप से निकल पाए, तो फिर वो अब लॉन्ग टर्म में जाके और अभी बड़े स्टार्स बने हुए हैं। जो लोग नहीं हुए तो फिर वो वन फिल्म वंडर्स बन के काफ़ी सारे लोग रह गए। तो वो उस लेवल पे जाके भी वो आपको वो जर्नी कंप्लीट करनी है। और या तो ये है कि आपका वो लंबा पीरियड चल रहा है, देन आपको काम मिलता है और फिर आप धीरे-धीरे ऊपर चढ़ते चले जाते हैं। तो वो जो एक लर्निंग वाला पार्ट है, उससे आपको गुज़रना ही है। भले ही या तो आप शुरू में गुज़र जाओ और उसके बाद आपका आगे काम चलता रहे, और या तो शुरू में इनिशियल सक्सेस मिलने के बाद फिर वो डिप आता है। लेकिन वो एक लर्निंग वाला पीरियड जो रहता है, वो रहता ही है। तो वो बिल्कुल वैसा है कि मतलब जो मैंने बोला कि अगर एक बच्चा पैदा हो रहा है तो 9 महीने उसको लगते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि भई इसको 4 महीने में पैदा कर लो या 3 महीने में पैदा कर लो। तो ये बिल्कुल वो प्रोसेस है कि जो आप ग्रो करते हो, वो फीटस से लेके एक प्रॉपर बेबी बनने तक का जो सफर रहता है, ये वैसा रहता है। तो ये स्ट्रगल नहीं है, ये एक जर्नी है, एक प्रोसेस है, जिससे आपको गुज़रना पड़ता है और उसके बाद जब आप अ, पहुँचते हो, तो आपको समझ में भी आता है कि भई आपने जो सीखा वो काम भी आ रहा है, और एक खुशी भी मिलती है कि आप मेहनत करके कहीं पहुँचे हो और आपने उस चीज़ को अचीव किया है।
यू डिजर्व व्हाट यू आर गेटिंग, और जी, मतलब आपने उसको मेहनत करके अचीव किया है, वो आपको ऐसे मुफ्त में नहीं मिली है। जैसे क्योंकि जो एक फ़िल्म हिट होने के बाद से जो 4 साल या 5 साल का गैप होता है, वो बहुत मुश्किल होता है अगर उस दौरान फ़िल्में ना मिले या फिर फ़िल्में फ्लॉप ना हो मिले। जाती हैं, क्रेज़ होता है। मतलब नहीं होता है कि एकदम इस फ्लोर पर हैं, अगर हम 10th फ्लोर पर हैं, तो फर्स्ट फ्लोर पर आ गए। तो फिर वहीं से फर्स्ट फ्लोर से ही शुरू करनी पड़ती है और अगर उस दौरान वो वो कामयाब और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, वो और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि अगर आप कहीं पहुंचने के बाद नीचे गिरते हैं। जी, जी, अगर सर। आपकी चढ़ाई मुश्किल है, अगर आपकी चढ़ाई मुश्किल है, तो आप चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, थकोगे, बीच में रुकोगे, लेकिन चढ़ाई है। लेकिन अगर ऐसा हो कि आप एक ऊंचाई पे पहुंच गए और फिर नीचे गिरे, तो न सिर्फ आपको वापस ऊपर जाना, लेकिन ऊपर से नीचे गिरने की जो चोट है, उससे भी आपको डील करना है। जी, जी, सर। और उसमें फिर और 10 लोग आके 10 चीजें बोलेंगे, अरे तुमको यहाँ चढ़ना ही नहीं चाहिए था, मैंने तो पहले ही बोला था, ऐसे जाना चाहिए था, ये रास्ता लेना चाहिए था। तो वो एक बार कहीं पहुंचने के बाद नीचे आके फिर ऊपर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कोई भी एक्टर या किसी भी फील्ड में अगर कोई आदमी एक पॉइंट पे पहुंच के जब नीचे आता है और फिर जब ऊपर जाता है, तो वो और ज्यादा कमेंडेबल हो जाती है उसकी सक्सेस या उसका अचीवमेंट, बिकॉज वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर जी, आपके जी। पास कुछ नहीं है और आप धीरे धीरे स्लो जा रहे हो, स्टिल यू आर गोइंग अप, आप नीचे नहीं आ रहे हो, तो वो इसीलिए ये चीज और ज्यादा कमेंडेबल हो जाती है ऐसे किस्से। जी, जी। क्योंकि सर इसके पीछे जो आधे से ज़्यादा जो एक्टर होते हैं, जो कहते हैं कि हम डिप्रेशन में चले गए या फिर हम इन सब चीज़ों के इन सब ट्रॉमा झेल रहे हैं। तो इसके पीछे की रीज़न सर यही हो सकती है कि आप अगर एक बार बड़े वाले लीड रोल कर लिए, तो उसके बाद से जब आप नीचे आ गए तो आप कहते हैं कि नहीं हम ये वाला कैरेक्टर नहीं करेंगे, ये हमारे पहले वाले चीज़ों से मैच नहीं कर रहा है। तो सबसे बड़ी कारण यही हो जाती है कि नहीं हम तो नहीं करेंगे, हमारा तो क्रेज़ पहले से बना हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए सबको मैनेज करना पड़ता है। सर आप रेडियो नहीं, लेकिन जॉकी भी एक और रह चीज, सॉरी, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक और चीज ये होती है कि इसमें सिर्फ एक्टर्स नहीं, जैसे किसी भी फील्ड में अगर आप सपोज आप मैनेजर की पोजीशन तक पहुंच गए किसी जॉब में, जी, और जी फॉर सर। वॉट एवर रीजन आपके हाथ से वो जॉब छूट गया, अब अगर आपको वापस कोई बोलेगा कि चलिए अब आप सेल्स एग्जीक्यूटिव बन जाइए, तो वो एक्सेप्ट करना, अगर बहुत ही ज्यादा ऐसी सिचुएशन है कि जहां आपको कोई और ऑप्शन नहीं बचा है, तो आप वो जॉब एक्सेप्ट कर लोगे। लेकिन अदरवाइज किसी भी फील्ड में अगर आप एक पोजीशन पे पहुंच गए हो, तो उसके बाद एक जूनियर वाला जॉब करने के लिए आपको बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो ये सिर्फ एक्टिंग लाइन नहीं है कि जहाँ इसलिए क्योंकि मैं हीरो बन गया था तो इसलिए अब मैं कैरेक्टर आर्टिस्ट का रोल नहीं करूंगा। ये एक नॉर्मल टेंडेंसी है कि अगर आप किसी कंपनी में मैनेजर बन चुके थे, अब आपको उस कंपनी से छोड़ना पड़ा और दूसरी कंपनी वाला बोले कि चलिए ठीक है, हम आपको जॉब देते हैं लेकिन आपको सेल्स एग्जीक्यूटिव बनना पड़ेगा, जी, तो जी। बहुत मुश्किल हो जाएगा आदमी के लिए। आई एम श्योर कि 99% लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि यार मैं मैनेजर था, मैं जूनियर पोजीशन पे कैसे काम करूंगा या कम सैलरी पे कैसे काम करूंगा। तो ये वो चीज रहती है कि ग्रोथ होने के बाद वापस नीचे आना, ये भी एक वो चीज रहती जी। सर आप रेडियो जॉकी भी रह चुके हैं। है। जी। तो सर उसका मैंने एज एक्सपीरियंस अ रेडियो कैसा रहा? मैंने एज अ रेडियो जॉकी 2 रेडियो स्टेशन में काम किया, और बहुत मजेदार एक्सपीरियंस रहा, बिकॉज उस समय मैंने नया नया थिएटर करना भी चालू किया था। तो जो रेडियो पे काम है वो सिर्फ बोलने का होता है बहुत ज्यादा। तो मैं थिएटर में जो भी चीजें सीख रहा था, वो मैं एक्सपीरियंसेस यहाँ सीधे अपने शोज में इनकॉर्पोरेट कर रहा था। तो मेरी वॉइस मॉड्यूलेशन की और भी कई सारी चीजों की, डिक्शन की, प्रोनाउंसिएशन की, मैं थिएटर में वहां पे वो सारी एक्सरसाइजेस कर रहा था, और यहाँ पे वो मुझे उसको प्रैक्टिकल, जिसको बोलते हैं कि एक तरीके से थ्योरी इधर थी और प्रैक्टिकल करने का मौका मिल रहा था। जी, जी तो सर। बहुत मजेदार था। उस समय अपनी स्क्रिप्ट्स जो थी वो भी हम लोग खुद ही लिखा करते थे ज्यादातर, जो शोज की रहती थी। तो वो एक बहुत मजेदार चीज थी कि आप जिस जो शो कर रहे हो उसके बारे में, जो जो स्मॉल स्मॉल लिंक्स आप बना रहे हो कि कैसे एक लिंक से आप दूसरे लिंक में जा रहे हो, बीच में जो गाने हैं उनको भी आप इंक्लूड कर रहे हो कि उससे रिलेटेड आपने बात की, फिर अगले उसमें चले गए। तो एक इन अ वे एक तरीके से एक जिसको बोलेंगे स्क्रिप्ट ही होती थी कि एक कहानी आप कह रहे हो। अगर 1 घंटे का आपका शो है जिसमें आपके पास 15 गाने हैं, तो उन 15 गानों के साथ आपको एक कहानी बनानी है। तो वो एक बड़ा मजेदार क्रिएटिवली सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस था। प्लस लोग आपको सुन रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं। उसमें शोज में फोन
डायरेक्ट कई सारे शोज़ में ऐसा होता था कि भई फ़ोन करके हम उनसे सवाल पूछ रहे हैं, उसके जवाब ले रहे हैं या उनके ओपिनियंस ले रहे हैं। तो वहाँ एक डायरेक्ट फीडबैक लोगों का मिल रहा होता था कि भई अ, आपका शो सुन के अच्छा लग रहा है या ये अच्छा लगा या वो अच्छा लगा, ये नहीं अच्छा लगा। तो वो एक बहुत अच्छी लर्निंग थी कि सीधे आप काम कर रहे हो, ऑडियंस के साथ काम कर रहे हो, उनको अपनी बात सुना रहे हो और आपको फीडबैक भी मिलता जा रहा है उसी समय, तो आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। तो वो एक बहुत बढ़िया लर्निंग रही मेरे लिए। ना सिर्फ वॉइस मॉड्यूलेशन, डिक्शन, प्रोनंसिएशन वगैरह के लिए, बट स्क्रिप्टिंग के हिसाब से भी और एक लोगों से इंटरेक्शन और लोगों को समझने के मामले में भी। थैंक यू सो मच सर हमारे इस टॉक शो से जुड़ने के लिए और कमाल का सर आपके साथ यह इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहा। शायद अब तक का मेरे जितने भी लोगों का मैंने इंटरव्यू लिया था उससे बहुत अलग है और कमाल का एक्सपीरियंस रहा। और स्पेशली सर थैंक यू आपको सो बहुत-बहुत मच। शुभकामनाएँ। मिर्ज़ापुर टीम को लेकर उसमें आपने कमाल का अभिनय किया है जो इस समय लोगों के दिलों पर राज कर रही है। इसके लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू अपने टॉक शो में बुलाने के लिए। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके एंड आपके सुनने वाले जितने भी हैं सभी को ये बोलूँगा मैं कि प्लीज़ मिर्ज़ापुर 3 जिन्होंने नहीं देखा है वो देखें और और ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताएँ। थैंक्स अ लॉट। ओके, धन्यवाद आप सभी का।